कोरोना संकट से देशवासियों की जान भी बचानी है और ये देश की इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही साथ देश को आगे भी लेकर के जाना है, देश को चलाना भी है। चुनौतियों के साथ निपटना है और साथ ही साथ राष्ट्र निर्माण के नए सफर के लिए अपने आप को तैयार करना है। ठहर कर चुनौती की गंभीरता के बीच, सावधानियों के बीच हमें राष्ट्र को, इस देश को अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है और इसी पर केंद्रित हमारा यह कार्यक्रम है जान भी जहानी में। जो मिश्रा मेरे साथ हैं, मेरी सहयोगी प्रीति को। Thank you, Ajay. Yes, welcome to the show. Jaan bhi, jahan bhi. India entered the second phase of lockdown on Wednesday, and with this, the centre also issued guidelines which have to be followed to ensure that the economy keeps up to the pace, and also the fresh set of guidelines include the amendments which have to be made in the agriculture sector, also in the construction, IT, industrial units in SEZs, and also rural areas. Jaan bhi, jahan bhi. The main thrust is, as put by my co-anchor, is to ensure that the lives of the people are safe, because this is what the Prime Minister emphasized, that saving each life is of utmost importance to the government. Added to that, the concern for the government is also to ensure that trade, economy, commerce keep running, so that the threat, the danger of poverty and unemployment do not add to the already grave crisis and situation. Stay with us for the next 1 hour. We'll talk in detail about the MHA guidelines. We're joined in by guests through Skype. We are joined in by Dr. Charan Singh. He is the chairman, Punjab and Sindh Bank, and also Chief Executive, EGRO. Added to this, we are also joined in by Mr. Vinod Sharma. He is from CII, and he's the chairman CII, and also NG Khaitan, senior partner, Khaitan and Company. Also, we will be joined in by another guest in the studio. But before that, let's get the program started. And Jaan bhi, jahan bhi is what we will talk about in the next 1 hour. बिल्कुल, डॉक्टर चरण सिंह और एनजी खैतान साहब दोनों ही हमारे साथ जो मेहमान हैं जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या है क्या, क्योंकि ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त की जो सिचुएशन है उसके मुताबिक 12,380 लोग पॉजिटिव केसेस या कहें जो एक्टिव केसेस हैं वो इस वक्त आपके जो पूरी संक्रमित मामले हैं 12,380, उसमें सक्रिय मामलों 10,477, इलाज के बाद 1,488 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन जो मौतें हैं अभी तक उनका आंकड़ा 414 के पार चला गया है और इसलिए इस पूरी इस महामारी की जो गंभीरता है उसको समझने के बाद जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया गया है। लॉकडाउन जो 19 दिन के लिए बढ़ाया गया है, लॉकडाउन जिसको हम 2.0 बोल रहे हैं, उसके बाद में सरकार ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत ये कहा है कि अब हम 20 अप्रैल के बाद कुछ चुनिंदा सेक्टर्स को खोलने पर विचार कर सकते हैं। लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो उद्योग जगत के नुमाइंदे हैं उनके साथ लगातार सरकार बात कर रही है। एक तरफ नीति आयोग अलग अलग सेक्टर के नुमाइंदों के साथ बात कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि आगे चलते हुए जो बड़ी ऑर्गेनाइज सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं उनको धीरे धीरे ओपन किया जा सकता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जो दूसरे चरण से जो जरूरी सेवाएं जो कि लॉकडाउन से बाहर हैं, यानी वो आपके लिए हमारे लिए बिल्कुल खुली रहेंगी, उनमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। सबसे पहले जो हमारे रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें खाने पीने की चीजें शामिल हैं, उनकी दुकानें बिल्कुल खुली रहेंगी। इसलिए ये जो बेसिक जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनकी कोई कमी न होने पाए। दूसरी बात, जो दवा की दुकानें हैं, हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी जिसमें कि पुलिस और सुरक्षा बल दोनों ही शामिल हैं, ये बिल्कुल अपने काम लगातार कर रहे हैं। कुछ राज्यों में किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने उत्पादन के सामानों को स्थानीय मंडियों में ले जाने की मंजूरी दी गई है। इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर कभी कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन राज्य सरकारें अपने अपने जो मंडियां हैं उनका प्रबंधन कर रही हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस का इलाज कराने वाले सभी सरकारी अस्पताल या फिर इससे जुड़ी निजी अस्पताल, सरकारी दफ्तर, रसोई गैस की एजेंसियों के ऑफिस, पेट्रोल पंप्स, थोक और खुदरा मंडियां, पैथोलॉजी, डायग्नोस्टिक सेंटर्स अपनी सेवाएं देते रहेंगे। इस लॉकडाउन में सामान ले जाने वाले जो ट्रक्स हैं उनको भी आने जाने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में जो लोग रहते हैं, जो लोग नहीं रहते हैं, उनके लिए जो जरूरी सामान लेने के लिए वो घर से बाहर जा सकते हैं। ऐसे में केवल एक ही आदमी को घर से बाहर निकलने की छूट होगी, उसको भी सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। और जरूरी बात यह कि इस परिवार से केवल एक व्यक्ति ही जरूरी सामान लेने के लिए बाहर आ सकता है। फाइनेंशियल सर्विसेज बिल्कुल खुली हैं, बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनियां भी अपना अपना काम करती रहेंगी।
इस वक्त अब मैं जुड़ना चाहता हूं सीधे डॉक्टर चरण सिंह से, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, और ख़ास तौर पर जो इकोनॉमी का वो सेक्टर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, जिसमें कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा प्रभावित है। डॉक्टर चरण सिंह, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा, ये जो गाइडलाइंस हैं, ये जो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की कोशिश के तहत ये जो गाइडलाइन लाई गई हैं, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? उसके बाद में मैं डिटेल्स पे आता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश, और बड़ी अच्छी बात है ये, हमारे देश ने जिस तरीके कदम उठाए हैं, आपने प्रोग्राम जैसे ही शुरू किया, आपने कहा कि कैसे आंकड़े हैं, दुनिया और विश्व भर के आंकड़ों से अगर देखा जाए तो हम काफ़ी सुरक्षित हैं और काफ़ी अच्छी जगह पर हैं। तो हमारे देश में ये चीज़ मानने वाली है कि कदम बहुत जल्दी उठा लिए गए और उससे काफ़ी जिंदगियां बच गईं, काफी बीमारियों से हम लोग काफी ज्यादा इस महामारी से हम लोग बच गए हैं। अभी ये जो पहला लॉकडाउन हुआ, जो 21 दिन का हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने उसको आगे बढ़ाया है। मुझे जो समझ आती है, बड़ी सूझबूझ और सोच विचार कर ये रणनीति आगे बनाई गई है। उसका कारण ये है कि आप देखिए ध्यान से, हमारे देश इस टाइम पे राबी क्रॉप हमारे देश में तैयार पड़ी है, खेतों में कनक उगी हुई है और नॉर्थ इंडिया में बिल्कुल तैयार है। अब ये जो कनक गेहूं उगी हुई है, इसको काटना है, इसको मार्केट में लेके आना है, फिर उसको फूड कॉर्पोरेशन और बाकी एजेंसीज ने लेना है। लेबर की जरूरत है, मूवमेंट, उसमें ट्रक्स और ड्राइवर्स और क्लीनर्स की जरूरत है, मंडी में लोगों की जरूरत है। अगर फूड कॉर्पोरेशन ने उसको पिकअप करना और पूरी कंट्री में उसको लेके जाना है तो पूरी मूवमेंट की जरूरत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश में बहुत समझी और ध्यान पूर्वक एक रणनीति के साथ ये कदम उठाया जा रहा है। जो इकोनॉमी पार्शली खोली जा रही है, उससे दो चीजें होंगी। एक तो इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो वेस्ट ना हो पाए, उसको हम लोग गोडाउन में टाइम पे ले आए। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी चीज होती है, और आप लोगों को एंगेज रखेंगे, बिजी रखेंगे, उनकी तनख्वाह इसी तरीके आती रहेगी। और मैं दो बात इस जगह पे कहना चाहूंगा, तनख्वाह सिर्फ तनख्वाह ही नहीं, फिजिकल और मेंटल एंगेजमेंट दोनों बहुत जरूरी हैं। तो इसको पार्शली खोलने में बहुत अच्छी समझदारी है। एक लास्ट चीज जो इस चीज के बारे में बताना चाहूंगा, रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हार्वेस्टिंग वगैरह हो रही होती है, थोड़ा डर होता है कि लोग मंडी में एक साथ हो जाएंगे। तो उसके लिए जो रूल्स आए हैं कि मास्क पहनना जी की जरूरत है, हर जगह वो चीज का ख्याल रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेडिकल प्रोफेशन, एडमिनिस्ट्रेटर एंड दी पॉलिटिकल पार्टी, ये तीनों मिल के साथ चल रही है कि लोगों को सहूलत भी देनी है, अर्थशास्त्र, देश की इकोनॉमी पे असर भी ना पड़े और खेती बाड़ी भी ठीक चलती रहे। तो मैं बधाई दूंगा जो भी इन सब कदम उठाने में पूरा सहयोग दे रहे हैं। All right, we'll take this thought forward to our other guest, Mr. N.G. Khaitan, who is the senior partner in Khaitan and Company. So, when we talk of the concerns of the economy, now Mr. Charan Singh, Dr. Charan Singh specifically talked of how this will provide the much-needed thrust to the economy. But then again, when we talk of the challenges ahead for the government, the basic maintenance of social distancing, wearing of face masks is what is required at this point in time. The government has also said that it will evaluate till 20th of April the hotspots and those areas which do not fall under or are not earmarked as hotspots. The economic activity, these activities will be carried out in those areas. Now, what are the immediate concerns, the immediate challenges which will be faced by the government after 20th of April? Yes, let me tell you this, the circular of the Home Ministry is basically like a nectar to the country. It is a nectar to the workers, it has been a nectar to the business community, the manufacturing community, the industrial community. You see, the estimate has been that there would be, and this is what Mr. Garg, who was the ex-finance secretary, who said that 1 month of lockdown would affect 6% of our GDP. And the FICCI study says that everyday loss would be to the extent of 40,000 to 50,000 crores.
Now you have to draw a balance as to life and livelihood. Both are important because your life will be there. Also, is dependent upon your livelihood. We are very fortunate that half of our districts, we have about 720 districts in India, and about 400 districts has only been affected by coronavirus. So rest of the districts are free of coronavirus. So as far as opening up of the industry is concerned, opening up the business is concerned, it's a very welcome move, because otherwise you would have fallen into a deep debt trap. You would have fallen into an extreme poverty. In fact, the ILO said that 400 million, which is not a low figure, 400 million Indians in the informal sector would have gone into an extreme poverty. So I think this particular move of opening up of the industrial establishment, opening of the construction, opening of the agriculture sector, and sector in all spectrums of sectors, may it be retail sector, may it be, is a very, very welcome move. Otherwise, you would have fallen into a huge debt trap. You can't expect a financial package. Which financial package has been given by Japan or Germany? Japan has given a stimulus package to the extent of 20% of the GDP. Germany has given a stimulus package to the extent of 20% of the GDP. USA has given stimulus package to the extent of 10% of the GDP, whereas we have been able to give our stimulus package to the extent of 8.5% of the GDP. This is the other day, just Mr. Gadkari, our union minister, said that you also have to think on the part of the government, or when you want to ask for a package, you have to think at what position, the financial position the government is there. I mean, you have to think of the workers, you have to think of the, when you ask for a package, you have to think of the government, what is their financial position. So therefore, our only option left to us was that we open our business as soon as possible, so that we can mitigate loss to the extent of possible. We can provide jobs to the workmen, we can provide jobs to all sectors of economy, so that they start earning, we stop poverty, and things start moving. I think it's a step in the right direction. केतन साहब, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, चूंकि आप कोलकाता से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कोलकाता की अगर हम बात करें तो वहां पर ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री तो है ही, साथ ही साथ एक बड़ा हिस्सा जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, यानी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी संख्या पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा है। आपके जरिए हम ये समझना चाहते हैं कि अगर धीरे धीरे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर को सरकार खोलने की कोशिश कर रही है, तो इंडस्ट्री अपने स्तर पर किस तरह से तैयार होगी, क्या कैसे गाइडलाइंस का पालन करेंगे, और किस तरह से क्या रणनीति बना सकती है इंडस्ट्री अपने पार्ट पे। और दूसरी चीज ये कि अगर आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर का भी ख्याल रखना है तो उसके लिए आप लोगों का क्या सजेशन है सर? इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आप कोलकाता से इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ये दो सेक्टर हैं, अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और ऑर्गेनाइज सेक्टर। जी आपकी लोग कहते हैं that 70% of the economy is based on unorganized sector and about 30% of the economy is on the organized sector. This figure keeps on varying, ये बार-बार चेंज होता रहता है। जी सर। और आपके जितने भी इंडस्ट्री हैं, मैं काफी इंडस्ट्री से जुड़ित हूँ, कई कंपनियों में डायरेक्टर हूँ, तो मैं कल से जब से ये सर्कुलर आया, मैं काफी इंडस्ट्रियलिस्ट, अपने क्लाइंट जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे बात कर रहा था कि वो अपनी फैक्ट्री कैसे ओपन करेंगे। तो दो इश्यूज जो सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि एक तो जो फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स हैं, तो वो काफी वर्कर्स छोड़ के चले गए, वो अपने गांव में चले गए हैं, वर्कर्स की संख्या बहुत कम हो गई है फैक्ट्रीज में। तो वो वर्कर्स को कैसे लाया जाए फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, एक ये बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। दूसरी इशू ये है कि ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा इशू है कि ट्रांसपोर्ट, अगर वर्कर्स बाहर चले गए हैं जी तो उनको कैसे लाया जाए वापस, दैट इज आल्सो ए वेरी बिग इशू। उसके बाद एक इशू जो बनती है कि रॉ मटेरियल्स को लाने की सुविधा तो है, बट क्वेश्चन इज कि अगर हम जो भी चीज प्रोड्यूस करते हैं उसकी मार्केट है कि नहीं। आज अगर हम सीमेंट बनाते हैं विच इज बेसिकली ए पेरिशेबल कमोडिटी, वो बहुत दिन तक हम उसको रख नहीं सकते हैं। तो अगर सीमेंट की प्रोडक्शन करते हैं
तो हम सीमेंट को बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, बिकॉज हम उसको इन्वेंट्री को बहुत दिन तक अपने पास नहीं रख सकते। तो ये कई समस्या रहेगी। जैसे जूट मिल्स को खोलने का ऑर्डर दिया गया है एंड वेस्ट बंगाल में कहा गया है कि आप 15% बर्तन से जूट मिल को खोलिए। ओके, वेदर एज इंडस्ट्री आपके होम मिनिस्ट्री की सर्कुलर है कि आप 50% बर्तन के साथ इंडस्ट्री को खोल सकते हैं। तो अगर ये जूट मिल को खोला जाए तो जूट मिल के जो वर्कर्स हैं वो अगर बाहर चले गए हैं तो उनको कैसे लाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ी समस्या है। बट जो भी हो, ये एक जो सर्कुलर इशू किया गया और जो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो डायरेक्शन इशू किए हैं कि आप इनफॉर्मल सेक्टर को भी खोलिए और फॉर्मल सेक्टर को भी खोलिए। इनफैक्ट इनफॉर्मल सेक्टर को तो काफी हद तक खोला गया है, काफी दुकानें खोली गई हैं इन रिलेशन टू द एसेंशियल कमोडिटीज। तो मैं ये सोचता हूँ कि टू दैट एक्सटेंट लोगों को रोजगार मिलेगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, लोग आके काम करेंगे। और नेचुरली हमको आज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ी, बिकॉज एक तरफ हमको वायरस बढ़े नहीं वो भी सोचना पड़ेगा, बट लोग रोजगार पाए, लोग बाजार खुले, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। हम दोनों तरफ, हम रोजगार को भी हमको लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये दोनों को हमको एक तरह से दोनों को सोचना पड़ेगा। एंड उसके लिए हमको जो भी Yes, please continue. इसके लिए मेरे को उसके लिए इंडस्ट्री को या बिजनेस को जो भी संविधान लेने हो, जो भी कार्रवाई करनी हो, इसको जान को बचाने के लिए और जहान को बचाने के लिए, ये दोनों के लिए इंडस्ट्री को और बिजनेस को नेसेसरी स्टेप्स लेनी पड़ेगी। All right, you're talking of important points which could, prove to be challenging for the implementation of the guidelines. All right, now when we talk of this, how much role does the state governments play in further ensuring that the guidelines which have been issued by the center are implemented effectively and efficiently? The concern which has been put forth by the Prime Minister that each and every life is important for the nation, and also to ensure that nobody dies of hunger, nobody dies of shortage of food is also important for the government. So how much do you think is the role of the state governments at this point in time to ensure effective implementation of the guidelines put forth by the center? Added to that, also ensure that a check on the spread of the virus is also maintained. I think as far as the role of the state government is concerned, it has a much larger role to play. Center can give necessary directions, but at the ground level, it is the state who has to implement the directions of the state government. So therefore, the state has a larger role to play. The state has a larger role to maintain law and order. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एंड ये आपके गार्जियन जो मैगजीन है, ये गार्जियन मैगजीन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर है अमेरिका में। इन द मंथ ऑफ मार्च देयर वाज अ हाईएस्ट नंबर ऑफ गन सेल्स। नाउ ये गन सेल क्यों हुई अमेरिका में? बिकॉज पीपल वर कंसर्न विद सोशल, पीपल वर कंसर्न विद सिक्योरिटीज, यू नो, कि यहाँ पर ये जो सिचुएशन है दिस में लेड टू सोशल अनरेस्ट। सो अपने सोशल अनरेस्ट को तभी रोक पाएंगे जब हम लोगों को के हाथ में कुछ पैसा दें, लोगों को लोग भूखे नहीं मरे, उनको अनाज मिले, people get food, people get shelter, because आज shelter is also very important, because अगर हम social distancing करेंगे तो मेरे को shelter मेरे पास रहना बहुत जरूरी है, मेरे को nutritious खाना मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये implementation तो central government नहीं कर सकती है। This implementation can only be done by the state government. So therefore, state has a very larger role to play as far as maintaining law and order, providing all the necessary items, things like food, shelter, to the workers, to the persons who are habitants of the state, to maintain that social distancing is maintained, to see that लोग घर से बाहर नहीं निकले। ये सब जॉब स्टेट गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा। उनकी मशीनरी को और जागरूक करनी पड़ेगी। They have to be more vigilant, and I think हर स्टेट ये कर रही है। अदरवाइज आप देखिए कि कोरोना वायरस अपने लोग काफी हद तक मेंटेन कर चुके हैं।
जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अब शायद उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार केवल दिशा निर्देश जारी कर सकती है। डॉक्टर चरण सिंह अंबई, ये आपके साथ ये इस बात पर डिस्कशन बढ़ाना चाहता हूँ आगे, क्योंकि एनजी खेतान साहब ने कहा कि बहुत सारे विकसित देशों ने अपने अपने अर्थव्यवस्थाओं को स्टिमुलस पैकेज दिया है अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए। भारत के लिए क्या मॉडल ज़्यादा सही है? अभी हम सब्सिडी मॉडल पे भी जा रहे हैं, जो कि अपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो उसको शायद किसी तरह के स्टिमुलस की जरूरत होगी। हमने कुछ अनाउंसमेंट भी किए हैं। भारत के लिए आपके हिसाब से सही मॉडल क्या होना चाहिए? उसके बाद मैं ग्रोथ रेट पे आऊंगा। ये सवाल मेरे लिए है। जी जी बिल्कुल आ रही है जी। तो मैं गुजारिश करूंगा। शुरू में मैंने एक चीज नोटिस की थी और उस पर मैंने लिखा भी था और विचार आप सबके साथ भी किया था कि केंद्रीय सरकार काफी कदम उठा रही है और राज्य सरकारों का भी फर्ज है कि कदम उठाए। पर अभी आप अगर ध्यान से देखें तो राज्य सरकारें भी कंधे से कंधा मिलाकर अभी कदम उठा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि पूरा जैसे फेडरल स्ट्रक्चर सरकार का इस चीज में जुटा हुआ है। केंद्रीय सरकार ने भी जब बैंक खोले, जब अनाज का वितरण किया, गरीब कल्याण योजना शुरू की, तो उस टाइम पे भी मैंने नोट किया कि केंद्रीय सरकार ने भी राज्य सरकारों से गुजारिश की कि हम ये सब कर रहे हैं, मिलजुल के करना है। आपने नोट किया होगा कि प्रधानमंत्री जी ने भी मुख्यमंत्रियों से काफी मुलाकातें की हैं और उसका असर ये हुआ है कि पूरे देश में दवाइयों का वितरण, अन्न का वितरण, सब्जियों का वितरण, गैस सिलेंडर का वितरण पूरे देश में हो रहा है। ये सारा पूरे सहयोग से हो रहा है, केंद्रीय सरकार का भी और राज्य सरकार का भी। अभी एक चीज और है, जो राज्य सरकारें होती हैं वो अपने पॉपुलेशन के साथ ज्यादा कनेक्टेड होती हैं, तो इसलिए राज्य सरकारों का भी बहुत अच्छा फर्ज, बहुत बड़ा फर्ज बनता है कि सारी सहूलतें उनके प्रदेश में सबको मिले। इसमें मैंने जो नोट किया है, पंजाब की सरकार है, उधर केरला की सरकार है, तो इन्होंने भी काफी कदम उठाए। आपने देखा होगा अखबार में इनके बारे में क्या कुछ आ रहा है। अभी सबसे जो जरूरी बात जिस पे मैं सोचता हूँ अभी भी थोड़ा टाइम बचा है, जो लॉकडाउन का है और उसके बाद भी रिकवरी में टाइम थोड़ा जाएगा, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, लोकल अथॉरिटीज हैं, मेरा मन है कि उनको भी पूरा साथ में ले लिया जाए, तो ताकि हर जगह पे, खास करके जो मेजर मेट्रोपॉलिटन्स हैं, बंगाल है, बॉम्बे है, चेन्नई है, दिल्ली है, यहाँ पर गली गली में जो बातें हमारे सामने आ रही हैं कि लोग सहयोग नहीं दे रहे या बाहर आ जाते हैं या खाना वितरण करने जाते हैं तो वहां पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, या लोग कह रहे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको खाना नहीं मिल रहा है, वो जिम्मेदारी मेरा ख्याल लोकल बॉडीज, लोकल अथॉरिटीज की ज्यादा है, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पर कुछ ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन वर्कर या माइग्रेट वर्कर बैठे हुए हैं जिनको आज अन्न नहीं मिला है। यहाँ तक सरकार का सवाल है, जो मुझे समझ आया है, जिस तरीके का खाना वितरण हुआ है, अन्न का, आटे का, दाल का और सिलेंडर्स का, वो तो पूरी तरह से जैसे पाइपलाइन खुली हुई है और वितरण अच्छा हो रहा है। इसके बावजूद अगर कोई कह रहा है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है लोकल बॉडीज और लोकल अथॉरिटीज को भी आगे बढ़ के वो सब शुरू करना चाहिए। एक चीज और, यही टाइम है जब एनजीओ काफी रोल बढ़ा सकते हैं और काफी आगे आ सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का एनजीओ के साथ काफी लिंक बना होता है, इसलिए मेरा मानना है कि स्टेट गवर्नमेंट, उनका फर्ज है कि इन एनजीओ को टैप करें और कहें कि माइग्रेंट वर्कर्स जिनको थोड़ी मुश्किल आ रही है उन तक खाना पहुंचाया जाए। मेरे से पहले जो स्पीकर बोल रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि थोड़ा बहुत अगर खाना ना पहुंचे तो सोशल अनरेस्ट की सिचुएशन आ सकती है। कल परसों जो हमने बांद्रा में देखा या दिन पहले दिल्ली में देखा, उसमें से काफी लोग ये कह रहे थे कि हमें खाना नहीं मिल रहा है। तो खाना अगर उनको मिल जाए तो जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं वो सुबह दिन में कमाते हैं, रात को फिर खाना के लिए उसका प्रबंध करते हैं, अगर खाना मिल जाए तो कुछ हद तक एक सेटिस्फैक्शन होती है कि जो मेरे पे मुश्किल आई है, पूरे देश पे मुश्किल आई है, एटलीस्ट मेरा कोई ख्याल रख रहा है, अन्न मुझे मिल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही बात पर ध्यान दिलाया कि जिन लोगों को ज़रूरत है इस वक्त खाना पहुंचाने की, उनको ज़रूर करना चाहिए। इस वक्त दिलीप चिनॉय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं फिक्की के। समय साथ आप प्लीज़ बने रहिए। एक हम इम्पॉर्टेंट पैकेज दिखाने जा रहे हैं अपने दर्शकों को कि लॉकडाउन 2.0 के दौरान क्या कुछ किया गया और इंडस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट वॉइस है वो क्या कहती है इस नए MHA गाइडलाइंस को लेकर। प्रीति।
Yes, the guidelines issued by the Home Ministry have been received well all across the country among all sections of the society, be it farmers, shopkeepers, laborers or the captains of the industry. All are hopeful that the effective implementation of the extended lockdown with measured relaxations after the 20th of this month could prove to be the key to beating the coronavirus pandemic in India while allowing economic activity necessary to sustain the more needy sections of the society. Fresh guidelines were issued by the government on Wednesday for enforcing the second phase of the coronavirus lockdown, with the Union Home Ministry barring all kinds of public transport and prohibiting opening of public places during this period. Government has allowed certain relaxations in the notified services from 20th of April. A series of directives have been put in place to ensure strict compliance of lockdown. Farmers and shopkeepers, including those associated with the industry, have welcomed these guidelines issued by the government. See, the phased manner of the exit from lockdown, which has been announced here, is indeed a very welcome step, and it really provides an economic roadmap for a restart from the 3rd of May. The MHA guidelines are completely in line with what we have been recommending. The MHA circular relaxing the lockdown from 20th April is really a welcome move by the government. With this relaxation, the movement of goods actually can now easily move. I think it's a great step, and this is what CII was looking forward from the government, and great initiative and great decision at the moment. The MHA guidelines that have been announced today is a very matured and a very thoughtful way of handling this situation, and I must compliment the government for dealing with the situation in a very delicate and sensitive manner. We welcome the guidelines issued by MHA, which are surely going to help kickstart the economy of the country and also ensure supply of essential commodities throughout the country. The MHA circular that has come out today is in the step in the right direction, and we feel that we as industry is here to comply with the guidelines and should keep the industry safe from spreading COVID once it opens. The permitted activities from 20th of April are aimed at ensuring that agricultural and related activities remain fully functional. The rural economy functions with maximum efficiency. Employment opportunities are created for daily wage earners and other members of the labor force. ये सरकार के लिए अच्छा है कदम है। हमारे यहाँ 2.5 करोड़ जो लेबर है पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्टली भट्ठा इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है, और ये 20-22 तारीख से हमें लेबर डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन आ रही थी कि आपने लेबर का खर्चे का और सारा ध्यान रखना है। हमने ध्यान रखा भी। बहुत वधिया कीता इन्हां ने खोल के कि ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਏਗਾ। The Union Ministry of Home Affairs said that industries that would be allowed to operate from 20th of April shall strictly follow the rules of social distancing. The Union Home Ministry elaborated that these industries will have to make arrangements for workers to stay inside their premises or in the surrounding buildings. Newsnight Desk, DD India. All right, so those were the important positive reactions coming in from the different experts. Let's go across to our guest joining in, Mr. दिलीप चिनॉय साहब, जो कि फिक्की के सेक्रेटरी जनरल हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुछ ही देर में हम आपको एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखाएंगे जिसमें कि जो मजदूरों के कल्याण की बात के लिए जो लेबर सेस लगाया जाता है, करीब 31,000 करोड़ रुपए सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जो रखे हुए हैं उनको डायरेक्शन दे दिया है कि उसको मजदूरों के कल्याण के लिए लगाएं। चिनॉय साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि आपकी बात लगातार सरकार के साथ हो रही है, लगातार नीति आयोग के भी साथ आप लगातार बात कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री चैम्बर के तौर पर आपको क्या लगता है कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो 20 तारीख के बाद ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है अपने आप को खोलने के लिए, अपने आप को गाइडलाइंस के साथ कोप अप करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए? सर, तो अगर आप देखें जो 20 अप्रैल के बाद, पहले तो वो जो यूनिट्स हैं जो नॉन म्यूनिसिपल लिमिट्स के जो बाहर है, म्यूनिसिपल लिमिट्स के बाहर है और उनकी अपनी कैप्टिव वर्कफोर्स है, वो एक तरीके से इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं क्योंकि उनके ना कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, क्योंकि उनके लोग भी वहां पे मौजूद है। तो एक तरीके से वो जो सेक्टर्स हैं वो शुरू कर सकते हैं। दूसरा जो है, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे
और वहाँ पे भी कई कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लोग इकट्ठा हैं, वहाँ पे वो भाग गए नहीं हैं और उनके पास सब सीमेंट और दूसरे सब माल भी इकट्ठा है, तो वो भी एक तरीके से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ना उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ना कोई लोग अंदर जाएंगे और भाग जाएंगे। बिल्कुल। तीसरा जो कई जो इसेंशियल आइटम्स के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो जो उनके जो अभी जो रिस्ट्रिक्शंस है थोड़े से, वो भी इस सर्कुलर से एक तरीके से क्लियर हो गए हैं और वो भी एक तरीके से अभी आगे जाकर के अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ई कॉमर्स कंपनीज भी इसमें बढ़ा सकते हैं। जो बीपीओ और ITES के जो सर्विसेज हैं वो काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनकी एक ये जो चैलेंज है कि 50% उनको अपनी मैन पावर से वहां पे काम करना पड़ेगा। जी सर। वो भी एक आगे जा करके शुरू कर सकते हैं। तो जो अलग अलग उन्होंने सेक्शंस दिया था, एग्रीकल्चर में जो मनरेगा के साथ उसको जोड़ रखा है, तो वो सेकंड डिफिकल्टी आई है क्योंकि काफी लोग हैं अभी एग्रीकल्चर फार्म पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन फार्म मशीनरी की और जो रिपेयर शॉप्स हैं वो भी आराम से कर सकते हैं। जो नॉन हॉटस्पॉट्स पे जो लोग हो, जैसे कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, और वो जिनके आम घर के में जरूरत है, वो भी शुरू कर सकते हैं। मैं इंडस्ट्री से थोड़ा हट के भी बोल रहा हूँ, क्योंकि और जो लोग हैं जो रोड साइड वेंडर्स हैं जहाँ पे हॉटस्पॉट्स नहीं है, वो भी एक तरीके से काम शुरू कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल एस्टेट्स में है, जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में है, जो ऐसी जो EUs में है, अगर उनके हॉटस्पॉट ना हो तो वो एक तरीके से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक जो क्लैरिफिकेशन जो है, क्योंकि वर्कर्स को अगर ट्रांसपोर्ट करना होगा वो मुश्किल, तो जी अगर बिल्कुल। वो वर्कर्स को कैसे ट्रांसपोर्ट किया, और वो जैसे कि ट्रेन्स को तो आप पॉइंट टू पॉइंट अलाउ कर रहे हो और वो कहीं रुकेंगे नहीं, वो गुड्स के लिए वगैरह वगैरह, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन बसेस और या जो ट्रांसपोर्टेशन हो वर्कर्स को एक दफे वहां ले जाने के लिए, क्या वो हॉटस्पॉट्स के साथ के थ्रू जा सकते हैं बगैर रुके हुए, वो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन अगर मिल जाए तो और भी यूनिट शुरू हो सकते हैं। All right, I will take this thought forward to Dr. Charan Singh. Sir, when we talk of the guidelines issued by the government, now the main concern for the government is at present to ensure that the economy comes back on track, one. But the main crux of the issue at this point in time is that if the hotspots do not increase, if more areas are not earmarked as hotspots till 20th of April, there are ifs and buts. What if this does not happen? How well is the government positioned in case there is, there is no doubt that there is a lot of optimism, there is a lot of positivity for the economy to get back on track somewhat, to some extent, after the guidelines have been issued. But what if the things do not pan out the way the government has estimated, the government has thought of till 20th of April? Am I audible? Yes, yes, sir. Now, I would take this question in two parts. First, I would take it from the angle of if the government is not successful in implementing the loosening of the lockdown, and the second is the growth aspect. Now, on the growth aspect, as an economist, I have my views. As far as an administrative part is concerned, that the lockdown is not successful and implemented, I remember the Prime Minister clearly saying that he's going to open out in a phased manner, and in case there are problems, he's going to immediately shut that place. I think the most important thing, and linking it up with economic growth, the most important thing, according to me, in any economy, especially an emerging country like India, and a country which was the fastest growing economy on the planet for the last few years, is to preserve manpower and, of course, use the capital. Capital aside for a minute, it's the manpower which we are all working. We are not talking about the goods movement. We want the goods to move. Internationally, domestically, by air, the goods are moving. It is only the humans whom we have said, because they can be lost, we can lose manpower. We have restricted the movement of the humans. We are just trying to preserve our manpower. So if the lockdown, the phased easing certainly becomes a problem, and the social distancing is not maintained, crowd management doesn't happen, people do not respect the sentiments for the easing this, and then I think the government will have to swing into action and do the lockdown
complete. In any case, the lockdown will open on May 3, most probably. And in case the government desires, it may take a little longer. But by May 3, we would have already put in about 5 weeks. Generally, globally speaking, the lockdown of 8 to 9 weeks is considered most effective. But in a country like India, where houses are small, people have been put into their homes and they're willingly accepted it and they're gracefully accepting this. They also understand the situation. Maybe we are fine-tuning the lockdown. Now, once the economy opens and the lockdown is relaxed, phased or in general, I see a rebound in the growth. Now, let me just tell you a few assumptions that I'm making, which are very, very simple assumptions. In a country like India, most of the time we have summer vacations, we have Diwali, we have Christmas vacations. On an average, I was reading school, colleges and factories, they generally work between 270 days on 290 days. Now, if I front load these holidays and say, okay, in the month of April and May, we were closed down because of a certain challenge, the rest of the year is available to us. Now, as an economist, and maybe you have read it earlier too, but as an economist, I can tell you these months are considered lean months as far as economic growth and production is concerned. Monsoon will soon set in. Construction activity doesn't take place in the monsoon. So generally, this is a lean period in the economy. The busy period when most of the activity takes place, production takes place, everybody's working very hard, starts from end of September, around October, and then goes on till March, April. Right. Now that period, luckily, we still have with us. So I have a feeling if the Prime Minister and the Economic Ministers and the Niti Aayog and the Home Minister thinks appropriate, the lockdown period can be considered as a front-loaded holiday. And for rest of the year, we can say if the production agencies, if the unorganized sector, if MSMEs are willing, we could offer them a 6-day week or a 7-day week. So the production which we have lost in this first 2 months or 8 weeks of lockdown, 6 weeks of lockdown, can now be opening up and then we can cover up. This doesn't happen automatic, I understand. Labor has gone home, it has to be brought back. But obviously, sooner or later, the labor will come back. आपने बिल्कुल सही सजेशन रखा है कि इस चूंकि इकोनॉमी को इस पूरे क्वार्टर को एक तरह से पॉज क्वार्टर के रूप में आरबीआई भी ले रहा है, गवर्नमेंट भी ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी ले रही हैं, तो आपका मानना बिल्कुल सही है कि 3 महीने के बाद जब हम पूरी तरह से खुलेंगे तो इसका एक बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश होनी चाहिए। चिनॉय साहब, समझना चाहेंगे आपसे कि क्या इस लॉकडाउन का इस्तेमाल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम इसका इस्तेमाल अब इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, तो क्या ये संभव है कि इस दौरान जब लोग सड़कों पे ज़्यादा नहीं है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक आइडेंटिफाइड वर्कफोर्स का, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करते हुए बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स क्रिएट कर पाएं? क्या ये एक चीज़ हो सकती है सर? बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ही आसानी से हो सकती है। इसके दो फायदे हैं लॉकडाउन का। एक तो सड़कों में कारें बहुत कम है, तो अगर फ्लाईओवर बनाना हो या सड़क को रिपेयर करना हो या जो सागरमाला के जो प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे कैप्टिव लेबर भी है और सब सामान है, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल तेजी से किया जा सकता है और अभी करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर मॉनसून आ गया तो फिर मॉनसून में ये प्रोजेक्ट्स फिर और भी डिले हो जाएंगे। कई शहरों में जो बिल्डिंग्स को एक्सकेवेशन हो गई है और वर्कफोर्स वहां पे साइट पे है, अगर वो जो बेसमेंट और वगैरह कंस्ट्रक्ट नहीं किए अभी, तो मॉनसून में आके वो काफी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है अभी। और दूसरा, जो गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि सीमेंट प्लांट्स भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सीमेंट प्लांट्स की कहीं आउटसाइड म्यूनिसिपल लिमिट्स है, तो सीमेंट और स्टील तो कंटिन्यूअस प्रोसेसिंग प्लांट है, तो एक तरीके से और इंफ्रास्ट्रक्चर में लोकल की रोजगारी भी मिलेगी और आगे जाकर के देश को काफी फायदा होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है और अभी सब स्टेट्स को करना चाहिए। तेलंगाना ने भी एक तरीके से कहा था कि उनका फ्लाईओवर बहुत जल्दी बन गया क्योंकि वहां पे कोई ट्रैफिक ही नहीं था। चिनॉय साहब, चूंकि आप इससे पहले सियाम के लिए काम कर चुके हैं, ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो जो अभी नंबर्स आए हैं मार्च के वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। 50% पैसेंजर कार्स में आपने देखा होगा और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें तो शायद 90% तक का डिक्लाइन हुआ है।
ऑटो इंडस्ट्रीज को वापस लाने के लिए पटरी पर क्या वाकई बहुत मुश्किल होगा, या ये एक इंडस्ट्री है जिसको वापस काम पे हम ला सकते हैं किसी तरीके से अगर हम कोशिश करें तो पहले तो उन्होंने ऑटो कंपोनेंट्स को बोला है, क्योंकि उनके थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स का एक तरीका एलिमेंट है जी। ऑटो इंडस्ट्री जो एम्बुलेंसेस बनाती है उनको अभी एक तरीके से उनको परमिशन दिया गया है कि वो शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो या तो रूरल एरिया में होंगे या हॉटस्पॉट से अलग होंगे। ऑटो इंडस्ट्री की दो समस्या है। एक समस्या ये है कि अप्रैल 1 से नए नॉर्म्स आने थे और 1.5 महीने 2 महीने पहले उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गई है, तो वो एक तरीके से उसका जो समाधान जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको 10 दिन दिए गए थे कि खोलने के बाद, उसको शायद थोड़ा सा रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि इस परिस्थिति में। दूसरा जो उनके डीलरशिप्स है, उनके डीलरशिप्स जो है वो अभी खुल नहीं सकते क्योंकि लोग डीलरशिप्स पे जा नहीं सकते। अगर 3 मई को भी खुलेंगे तो लोग जो है इमीडिएटली गाड़ी खरीदने तो नहीं जाएंगे। लेकिन कई ऑटो इंडस्ट्री ने जो ट्रक्स जो स्टैंडर्ड है हाईवेज पे, उनके लिए उन्होंने मेंटेनेंस सर्विस और रिपेयर सर्विस कराया है, वो काफी उनका काम चल रहा है। और दूसरा जो ई कॉमर्स के लिए जो अभी, क्योंकि ई कॉमर्स और डिलीवरी के लिए भी थोड़ी सी गाड़ियां चाहिए और अलग से गाड़ियां चाहिए, तो उसके लिए भी एक तरीके से जो लिमिटेड सेंस में अगर वो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए शोरूम खोल दें और रजिस्ट्रेशन, अगर आप देखें तो आरटीओस बंद होने से कई लाख गाड़ियां जो स्कूटर्स और 2 व्हीलर्स और कार्स, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए। हाँ, तो वो रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगी। तो एक वो भी खुलना है, दूसरा कमर्शियल व्हीकल्स के सेल्स खुलना है, और तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था वो खाली 10 दिन के लिए सेल करने के लिए, उसको भी रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है इंडस्ट्री के लिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए। और कई जो बोलिए चिराग साहब, वक्त हमारे पास इतना ही है, हमें आपको धन्यवाद कहना पड़ेगा। और आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए इंडस्ट्री को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, खासतौर पर जो ऑटो सेक्टर है उनको लेकर के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर चरण सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर आपने जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात की और जिन मॉडल्स की बात कर रहे हैं आप, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को ज़्यादा एक्टिवली सामने आना पड़ेगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेटर नोएडा से अपने घर से जुड़ने के लिए इस खास प्रोग्राम में। तो अब हम चलते हैं अपने एक्सक्लूसिव सेगमेंट की तरफ, और वो आपको देखना बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र में मजदूर हैं उनका सरकार किस तरह से ख्याल रख रही है, और देश में मजदूरों का ध्यान रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है, और ऐसा होना भी चाहिए। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में काम करने के लिए सरकार ने 3000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि वितरित कर चुकी है। मजदूर कल्याण पर सरकार के प्रयासों पर हमारे संवाददाता राकेश आर्या ने श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार के साथ ये खास बात की है। आइए आपको उसी चर्चा की ओर ले चलते हैं। कोरोना वायरस महामारी की त्रासदी में उद्योग धंधे सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं श्रमिक मजदूर कामगार। हमारे साथ हैं देश के केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि श्रम मंत्रालय उन श्रमिकों के लिए कैसे काम कर रहा है और क्या पहल है। जैसा कि आप अभी बोल रहे थे, वास्तव में ये ऐसी महामारी है जो हमारे देश को ही नहीं पूरे विश्व को प्रभावित करने का काम कर रही है। और हमें ध्यान है कि शुरू के लॉकडाउन के 1-2 दिन के अंदर मुझको गाज़ियाबाद और आगे तक जाने का मौका लगा, तो मैंने महसूस करा हमारे देश के अंदर अगर संगठित मजदूर 8-9 करोड़ हैं तो असंगठित मजदूरों की संख्या 40 करोड़ के आसपास है। और इस समय एक ऐसा भय व्याप्त हो गया कि शुरू के 1-2 दिनों में हमने देखा कि गाज़ियाबाद, दिल्ली और उसके आसपास बड़ी संख्या में मजदूर भाई बहन हमको सड़क पर मिले। पर अब इसके ऊपर तत्काल सरकार ने ध्यान दिया और एक उचित व्यवस्था करी। उन सभी मजदूर भाई बहन जो जाने के अपने स्थान जहाँ पर काम कर रहे थे उनको वहीं रोका गया, वहीं पर ही उनको ठहरने और खाने पीने की सुविधा दी गई, और वो 1-2 दिन के बाद ही ये काम रुक गया। पर ये बात सही है कि अब इसमें एक सही ढंग से कदम उठाए जा रहे हैं। मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने इस संदर्भ में जो काम शुरू किए हैं,
वे सारे संस्थान जहां पर 100 के आसपास मजदूर काम करते हैं और जिन मजदूरों का वेतन 15,000 रुपये मासिक है, उन सब के लिए सरकार ने एक तत्काल ये सुविधा दी है कि उनका चाहे मजदूर का अंश हो चाहे एम्प्लॉयर का अंश हो, ये 24% अंश जो है उनकी सैलरी का हिस्सा भारत सरकार देगी और उनको देना नहीं पड़ेगा। उनसे एक आर्थिक लाभ मजदूर को तत्काल पहुंचाने का जो काम किया है, एक उसका असर हो रहा है और इसमें मजदूर लाभ उठा रहे हैं। और मेरा मानना है कि इससे लगभग 1 करोड़ के आसपास मजदूर भाइयों ने लाभ उठाने का काम किया है। पर ये एक छोटा काम है। हम इसके साथ साथ जिस ढंग से काम कर रहे हैं कि मजदूर को असुविधा ना हो और उसकी चिंता में हमारी सरकार, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए ये लेबर जो है समवर्ती सूची का विषय है, केंद्र और राज्य दोनों की रुचि का विषय है, दोनों ही मिलकर इस काम को करते हैं और कैसे असुविधा ना हो ये हमारी चिंता की बात रहती है। तो हम लोग जो कदम उठा रहे हैं हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, पर राज्य सरकारों से भी लगातार हम संपर्क में हैं। हमारे सभी प्रदेशों के जो श्रम मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन सभी से बात हो गई है कि कैसे इस काम में सहयोग करें और केंद्र की जो भी सहायता की आवश्यकता हो उस सहायता को हमको बताएं, क्योंकि इसमें ऐसा बहुत सा ऐसा पैसा है जो धन हमारे पास जमा है। जैसे इस समय मजदूर का जो सेस होता है, जो निर्माण मजदूर होते हैं उनसे 1% पैसा सेस कर लिया जाता है, सभी राज्यों में जमा है और करीब करीब 31,000 करोड़ रुपए जो धन जमा है उसको मैंने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि आपके यहाँ है ये पैसा, अपने राज्य की आवश्यकता के हिसाब से इसको खर्च करने का काम करें और इस संदर्भ में आवश्यक एडवाइजरी भी हमने दे दी है। आपने एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है कि मजदूरों को कोई दिक्कत हो तो उससे वो बात कर सकें, उन्हें मदद मिल सके, वो कैसे काम कर रही हैं? ना हेल्पलाइन सेवा हमने शुरू की है और हमने अपने कार्यालय पर ही शुरू की है और इसको रोज़ हम मॉनिटर कर रहे हैं कि जो भी शिकायत आए उस तत्काल उसका निराकरण हो। लोग अपने पुराने समस्याओं को भी लेकर हमारे पास आ रहे हैं। तत्काल हम उनसे कहते तत्काल की कोई समस्या है बताइए, हम समाधान करें, पर वो कह रहे हैं कि आपने कार्यालय खोला है तो हर समस्या का आपके कार्यालय से समाधान हो रहा है। हमें अच्छा लग रहा है कि लोग अपनी समस्या हमको बता रहे हैं और हम उसका एक समय सीमा के अंदर समाधान करने का काम। भविष्य निधि और पेंशन में 3 महीने का अंशदान सरकार ने खुद देने का वायदा किया है, वो कैसे? वो जो हमने किया है, जैसा शुरू में मैंने बताया कि इसमें अभी हम लोगों ने तय किया है कि भविष्य निधि के अंदर आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, सरकार उसकी बात करेगी और इस संदर्भ में लोगों को लग रहा है तो, पर जैसा मैंने बताया कि इसमें कोई असुविधा नहीं है, क्योंकि ये सामान्यतः भविष्य निधि संगठित मजदूरों के पक्ष में जाती है, उनकी समस्या का समाधान हम इससे करते हैं। इसमें कोई शिकायत भी नहीं आ रही है हमारे कहने के बाद। तो मैं चाहता हूं कि चाहे संगठित मजदूर हो या असंगठित मजदूर हो, उसकी जो भी समस्या है हमारा विभाग इसका समाधान भी करे और शिकायत का मौका ना मिले, ये हमारी चिंता का विषय है। कोविड-19 में ईएसआई अस्पताल में आपने सबको कन्वर्ट किया है कि वहाँ मरीजों को रखा जाए, उनका इलाज हो, तो कितने ऐसे अस्पताल हैं जिसमें इस प्रकार से ये व्यवस्था की? ये वास्तव में ये जैसा है चाहते हैं महामारी और इसके लिए अस्पताल की आवश्यकता है। हमने अपने जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, चाहे फिर वो तेलंगाना के हों, चाहे आंध्र के हों, चाहे फिर वो अलवर राजस्थान का हो, चाहे बिहटा बिहार का हो, उन सब के लिए हमने आवश्यक सुविधाएं भी दी, आवश्यक निर्देश भी दे दिए और कहीं पर भी कोई असुविधा ना हो सारी सुविधाएं दी जाए और इसका अब लोग अपने हिसाब से लाभ भी उठाने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जितने भी अस्पताल हैं वो जहाँ भी हैं इस सुविधा में हर प्रकार से लगकर काम कर रहे हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल बंद है और उसके मजदूर भी परेशान हैं। उन श्रमिकों के लिए आपने क्या व्यवस्था की और कैसे उनको लाभ पहुँचाया जाए? बिल्डिंग श्रमिकों का जैसे मैंने बताया था, इनका सेस जमा होता है, पर हमारे देश में करीब
3 करोड़ के आसपास श्रमिकों का सेस जमा है। हमने सभी राज्य सरकारों से आग्रह कर दिया है और ये धन जो इस समय 31,000 करोड़ के आसपास है, हमने सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वो उनके पास जितना भी धन है उस धन को मजदूरों के हित में किस ढंग से खर्च किया जा सकता है, जिस रूप में भी करना चाहे, और वो उसमें कई राज्यों ने इस दिशा में काम करना शुरू करा है और इन मजदूर भाइयों बहनों की क्या सेवा हम कर सकते हैं उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। कुछ श्रमिकों की समस्या है कि उनको सैलरी कैसे मिलेगी, इसके लिए आपने कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश भी दिए हैं, वो क्या हैं? ये बात दुरुस्त है कि बहुत से ऐसे श्रमिक हैं जिनको उनके मालिक लोग वेतन नहीं दे रहे हैं। हमने कहा तो यह है कि सबको वेतन दिया जाए, पर कहीं पर कोई असुविधा है, वो अगर मालिक हमसे संपर्क करता है तो हम उसका एक समाधान करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से आपके मंत्रालय से कितने लगभग मजदूरों को इससे फ़ायदा मिलने वाला है? जैसा मैंने आपको बताया, जो छोटे वेतनधारी हैं, 15,000 रुपये मासिक से कम जिनका वेतन है, प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए एक योजना तत्काल शुरू की है गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत, कि उन सारे मजदूर भाई बहनों का जो अंश है 12%, जैसे हम सब जानते हैं कि मजदूर के पास से जाता है और 12% एम्प्लॉयर यानी मालिक देता है, ये 24% पूरा अंश अब अगले 3 महीने तक भारत सरकार देगी और इसका पूरा लाभ मजदूर के हित में मजदूर के खाते में जाएगा और ये एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत करीब 1 करोड़ के आसपास मजदूरों को लाभ मिलेगा और इसके अंतर्गत लाभ मिलना शुरू हो गया है। सारे संस्थानों पर जिनकी संख्या करीब 4 लाख के आसपास है और 1 करोड़ के आसपास मजदूर भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा और ये धनराशि जो 3 महीने में हम लोगों ने देने का तय करा है, करीब 5,000 करोड़ रुपए की धनराशि सरकार के द्वारा इनके खाते में देने का काम किया जा रहा है। ये वास्तव में मजदूर भाई बहनों की चिंता और कैसे हमारे एक कार्य सही ढंग से चले, इसकी चिंता का प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चिंता की जा रही है उसका एक संदर्भ है, एक नमूना है और इसमें जो भी आवश्यक होगा वो सारे कदम हम लोगों के द्वारा उठाए जाएंगे। आपने एक संतुष्टि सेल भी मंत्रालय में बनाया है, ये कैसे काम कर रहा है? हमने इसी बात को, सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अपने मंत्रालय में, अपने कार्यालय के नज़दीक एक संतुष्टि सेल बनाया है जो 24 घंटे काम करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या वहाँ पर दे देगा और हम उसका समाधान करेंगे। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, समस्याएं आ रही हैं और हम उनका एक तत्काल समय सीमा में समाधान करने का काम कर रहे हैं। लोग इस रिस्पांस को अच्छा समझ रहे हैं और इसको संतुष्ट हैं इससे। कोरोना वायरस महामारी की जो त्रासदी है उसमें श्रम मंत्रालय पूरी तरह मुस्तैद है। श्रमिकों को जो परेशानियां आ रही हैं उनका भी ध्यान रखा जा रहा है और उनको वेतन मिल सके इसके लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। इसके लिए भी वो प्रयासरत हैं। साथ ही जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम बंद है और उनके मजदूर परेशान हैं, उनके लिए भी मंत्रालय पूरी तरह चिंतित है। मैं राकेश आर्या, डीडी न्यूज़। All right, so that was the details of the steps which have been taken by the centre. That was exclusive interaction with the Labour Minister, talking specifically of how the government is ensuring that no person goes without food, and especially when we talk of the organised and unorganised labour in the country, what all steps have been put forth by the government to ensure their welfare in these times of crisis. बिल्कुल सही प्रीति, और सबसे बड़ी बात जो इस बातचीत से निकल करके आई कि राज्यों के पास जो 31,000 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन सेस के नाम पर पड़ा हुआ है उसको वो कैसे इनोवेटिव तरीके से इस्तेमाल कर पाए मजदूरों के कल्याण के लिए। ये बहुत ही टेस्टिंग टाइम है राज्य सरकारों के लिए। उनको नए मॉडल्स पर आना होगा, इनोवेटिव मॉडल्स पर आना होगा और जो पैसा उनके पास है उसका बेहतर इस्तेमाल करने के लिए नए तरीके खोजने होंगे। तो फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम जान भी जहान भी में आज सिर्फ इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे एक्सपोर्ट सेक्टर की, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन 2.0 के तहत
जो एक्सपोर्ट सेक्टर स्पेशली इकोनॉमिक जोन्स में बने हुए हैं उनको भी खोलने की छूट दी है। कैसे काम करेंगे और चुनौतियां क्या होंगी, कल हम बात करेंगे इसी पर। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी प्रीति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।